गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको अगले पीडीएफ में पढ़ा रहे थे उसी के आगे फिर से आप लोग देखिएगा। देखिए, जो यहाँ पे आपको मैंने उस पर पहले पढ़ाया गया, उसके बाद जो आपको बताया गया यूज़ ऑफ पल्स, उसी में ये भी एक हेडिंग आती है यूज़ ऑफ पल्स। ठीक है, उसको मैंने अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। तो इसमें देखिए यूज़ ऑफ पल्स में क्या है कि वर्ष में एक बार दाल वाली फसल अवश्य उगानी चाहिए। यानी कि कोई भी फार्मर अगर किसान है और अपनी फील्ड में बार बार किसी भी फसल को उगा रहा है तो उससे क्या है कि मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ जाती है। तो यहाँ पे जो बताया गया यूज ऑफ पल्स में तो यूज ऑफ पल्स में क्या है कि किसान को दाल की फसल बोने के लिए अधिक प्रेरित होना चाहिए। इससे क्या है कि मतलब किसान अगर ज़्यादा दाल वाली फसलें उगाता है तो उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। और देखिए आगे दिया है कि भारत की आधे से अधिक आबादी के लिए दाल न केवल पौष्टिकता का आधार है बल्कि प्रोटीन, आवश्यक अमीनो अम्ल की पूर्ति का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता स्रोत भी है। देखिए, साथ ही भोजन में दालों की पर्याप्त मात्रा होने से प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण को भी रोका जा सकता है। देखिए, यहाँ पे जो बताया गया दाल की काफ़ी मतलब यहाँ पे प्रशंसा की गई है कि दाल से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और मतलब क्या हमारे शरीर के लिए कितना पौष्टिक और प्रोटीन वाली अधिक मिलती है। और देखिए, दाल वाली फसलों की जड़ों में जो होते हैं राइजोबियम जीवाणु होते हैं और इनकी गांठों में जो नूडल्स पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके और सॉइल में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, या नाइट्रोजन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। देखिए, गेहूं की कटाई के बाद मूंग की फसल जरूर लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई किसान है गेहूं की फसल की कटाई कर रहा है तो उसके बाद क्या जैसे मूंग है, उड़द है, ठीक है, या मटर आदि की फसल की किसान बुआई कर देता है। देखिए, मूंग की फलियों की दो तुड़ाई करने के बाद फसल की जुताई कर देना चाहिए। देखिए, अगर मूंग की बात करते हैं यहाँ पे तो मूंग की फसल लेने के बाद किसान क्या करता है कि मूंग की फसल या उड़द की फसल काटने के बाद उसकी फलियों को निकाल लेता है। फलियों को निकालने के बाद शेष बचा हुआ जो वो मटेरियल रहता है वो उसी मृदा में मिला देता है। इसके समस्त जीवांश जो होते हैं पदार्थ उसी मृदा में मिल जाते हैं और इसके प्रयोग से मृदा में मतलब जीवांश पदार्थ की मात्रा भी बढ़ जाती है और इसके सड़ने से मृदा में मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति भी हो जाती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी हो जाती है, साथ ही मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है। देखिए, जो मान लीजिए फसल कटने के बाद हम उसमें से जो मतलब वो निकाल लेते हैं उनकी फलियों को, उसके शेष बचे प्लांट को मृदा में मिला देते हैं। इससे क्या है कि पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है, नाइट्रोजन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, साथ ही मृदा के स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने दोनों तरीके से डिफाइन किया है, आप लोग पढ़िएगा। जैसे देखिए बताया है हमने क्रॉप मस्ट बी ग्रोन वंस ईयर। ठीक है, इसको पढ़िए। और सेकंड है आपका क्रॉप रिसोर्स मैनेजमेंट यानी फसल अवशेष प्रबंधन। देखिए, क्रॉप अवशेष प्रबंधन का मतलब हो गया फसल अवशेष प्रबंधन कि यानी कि कोई भी फसल से जैसे निकला हुआ रॉ मटेरियल होता है या फसल के बचे हुए अवशेष होते हैं। देखिए, साधारणतया किसान भाई फसल उत्पादन में फसल अवशेषों के योगदान को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे बहुत से किसान हैं जो फसलों से बचा हुआ समस्त प्रकार का अवशेष होता है उसको हटा देते हैं या जला देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। इस तरीके से देखिए, जो हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत में जैसे धान गेहूं का फसल चक्र जो इसके अंतर्गत जो अवशेष का प्रयोग है ये अधिकतर आम बात है। जैसे आप चले जाइए कि उत्तर पश्चिमी भारत में जो धान गेहूं की फसल ली जाती है इसके अंतर्गत जितने भी अवशेष प्राप्त होते हैं ये क्या हैं, इनका प्रयोग आम है। कृषि में मशीनीकरण और बढ़ती है, उत्पादकता की वजह से फसल अवशेषों की अत्यधिक मात्रा भी उत्पादित की जा रही है। ठीक है, फसल कटाई उपरांत दाने निकलने के बाद प्राय किसान फसल अवशेषों को जला देते हैं। पंजाब, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी काफी प्रचलित है। आज भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो उनके फसल के रॉ मटेरियल या फसल का बचा हुआ अवशेषों को हरी खाद के रूप में काफी प्रयोग किया जाता है। फसल अवशेषों को जलाए जाने से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है और साथ ही धुएं की वजह से हृदय फेफड़े रोग जुड़ी बीमारियां बढ़ती हैं। ठीक है। फसल अवशेषों का प्रयोग जैविक खेती में करके मृदा में कार्बनिक खेती की मात्रा में सुधार किया जा सकता है। इसी प्रकार जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं या फल वाली फसलें हैं, इसको तोड़ने के बाद इसके जैसे तने निकलते हैं, इनमें क्या करते हैं, इनके तनों को इनकी मृदा में डाल करके इनकी जुताई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बताया गया है कि इस प्रकार की सब्जियों के फल यानी जितनी भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट नहीं है, जैसे काफी फल की बात करते हैं तो फल के पेड़ यहाँ पे नहीं रखे जाएंगे। फल में तो बहुत तरीके के फल आते हैं। तो ये जैसे सब्जियों के फल, जैसे आपके कुकुरबिटेसी कुल की जितनी भी वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं, उनके क्या करते हैं कि हम निकालने के बाद शेष बचे हुए प्लांट को उसी मृदा में मिला देते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ जाती है, मृदा में काफी अच्छा ग्रोथ हो जाता है। ठीक है। जैसे देखिए ये सेकंड हेडिंग में मैंने बता दिया है, इसको भी आप लोगों को देखना है। थर्ड है आपका वीड कंट्रोल। देखिए जहां तक हो सकता है कि किसान खरपतवार नियंत्रण भी कर सकता है। तो देखिए जहां तक हो सके कि जैविक खेती में खरपतवारों का नियंत्रण निराई गुड़ाई द्वारा ही करना चाहिए। देखिए जैविक खेती का मुख्य पर्पज होता है कि रासायनिक खेती का या रासायनिक उर्वरक का उपयोग ना करके सिर्फ जैविक चीजों का उपयोग किया जाए। और जैविक खेती में इसका वीड मैनेजमेंट का मुख्य पर्पज होता है कि हम निराई गुड़ाई करके ही इसके प्लांट को यानी कि खरपतवारों को अलग किया जा सकता है। इसके अलावा गर्मियों में एक गहरी जुताई कर देनी चाहिए। सूर्य की किरणों द्वारा सोलराइजेशन, उचित फसल प्रबंध, प्रति इकाई क्षेत्र की पौधे की मात्रा संख्या अपनाकर खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही खरपतवारों को खाने वाले खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही खरपतवारों को खाने वाले जितने भी हमारे परजीवी अन्य जीवाणु का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जैविक खेती में मुख्य फसल बोने से फसलें खरपतवारों को उगाने का अवसर भी देकर भी समाप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि जो जितने भी हमारे वीड होते हैं हम उनको भी उखाड़ करके हरी खाद के रूप में भी प्रयोग ले सकते हैं। इनमें क्या है कि परजीवी जितने जीवाणु होते हैं ये खा करके उसमें परजीवी जीवाणु का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जैविक खेती में मुख्यतः फसल बोने से पहले खरपतवारों को उगाने का अवसर भी समाप्त किया जा सकता है। अगर देखिए क्या है कि फसल लेने से पहले हम खेत को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो उसमें क्या है कि जितने भी खरपतवार उगाते हैं उनसे किसान छुटकारा पा सकता है। इस विधि में फसलें खेत की सिंचाई कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर उसमें सोयल में मॉइस्चर कम होता है तो उस कंडीशन में सोयल में हम इरिगेशन सिस्टम्स यानी अपना देते हैं, जिससे नमी पाकर अधिकांश खरपतवार उगाते हैं। देखिए जैसे अगर हम कोई भी किसान का फसल ले रहा है या खेत खाली पड़ा हुआ है उसमें पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर है तो उसमें क्या है कि ऑटोमेटिक ही बहुत सारे वीड उगाएंगे। ठीक है। ये वीड उगाते हैं, बाद में हम उनको भी उसी मिट्टी में मिला देते हैं। फिर खेत में हल चलाकर इन खरपतवारों को नष्ट कर दिया जाता है और बाद में क्या करते हैं कि हल द्वारा या डिस्क हैरों द्वारा इनके समस्त खरपतवारों के प्लांटों को अलग कर दिया जाता है। फसलों जैसे वेजिटेबल है, फलों है, कपास में ड्रिप सिंचाई तकनीकी अपना करके खरपतवारों को प्रकोप को भी कम किया जा सकता है। इस विधि में मुख्य फसल की जड़ों के आसपास बूंद बूंद करके आवश्यकता पड़ने पर ही जल दिया जाता है। देखिए जो ड्रिप इरिगेशन का पर्पस यहाँ पे बताया गया है कि ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि हम पाइपलाइनिंग करके और पौधे की प्लांट की जड़ों के पास ही बूंद बूंद करके आवश्यकता अनुसार ही पानी प्लांट को दे देते हैं। और प्लांट क्या करता है, प्लांट को जितनी आवश्यकता होती है सिर्फ उतना ही वाटर
मतलब एब्जॉर्ब करता है, शेष वाटर नहीं एब्जॉर्ब करता है। और क्या है कि जैसे कि प्लांट के ही अकॉर्डिंग जितनी भी सॉइल होती है उतने ही मतलब सॉइल में वाटर का सर्कुलेशन होता है। और दूसरी जगह पे जहाँ पे हम प्लांट नहीं ले रहे हैं, जगह मान लीजिए खाली पड़ी है, तो वहाँ पे क्या है कि हमारा वाटर भी बच जाता है। इससे क्या है कि पानी की बचत होती है, किसान को भी काफी फायदा होता है। कभी कभी मुख्य फसल के साथ साथ कम अवधि वाली फसलों को अंतः फसल के रूप में भी उगाकर खरपतवारों की संख्या को कम किया जा सकता है। देखिए, कभी यहाँ पे जो सिस्टम बताया गया कि कुछ ऐसा होता है जो कम दिन में फसल तैयार होती है। जैसे हम कोई भी मुख्य फसल ले रहे हैं, मुख्य फसल लेने के बीच में दूसरी फसल कम दिन में या कम अवधि में तैयार करने वाली फसल को ले लेते हैं, जिससे क्या है फसल तैयार हो जाती है और हम उसकी मतलब कटाई कर लेते हैं। फिर है आपकी नेक्स्ट हेडिंग है आपका पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, कीट एवं रोग नियंत्रण। देखिए, तो जैविक खेती के अंतर्गत की मतलब इंसेक्ट और डिजीज का जो कंट्रोल किया जाता है वो जैविक साधनों द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगर देखिए हम जैविक खेती अपना रहे हैं, उन कंडीशनों में अगर अधिक मतलब इंसेक्ट और डिजीज का प्रकोप हो रहा है, तो उसका ये पर्पज नहीं होगा कि कोई भी किसान इसको रासायनिक चीजों के प्रयोग से इसको नष्ट करने। देखिए, अगर हम जैविक सिस्टम अपना रहे हैं और जैविक सिस्टम अपनाने के अकॉर्डिंग अगर खेत में इंसेक्ट और डिजीज का प्रकोप हो रहा है, तो हम जैविक विधियों द्वारा ही या जैविक तकनीकी द्वारा ही उनको अलग किया जा सकता है। अलग अलग सब्जियों, फलों, फूलों वाली फसलों के विभिन्न प्रकार के कीट पतंग भी पाए जाते हैं। देखिए, जितनी भी वेजिटेबल्स और मतलब फ्लावर और फ्रूट, इन प्रकार की जितनी भी अलग अलग फसलें होती हैं, इनके मतलब इंसेक्ट और डिजीज अलग अलग ही होते हैं। ठीक है, अलग अलग फसल में विभिन्न प्रकार के कीट पतंग भी पाए जाते हैं। ये कीट पतंग पत्तियों, कलियों, तना, ठीक है, और फलों का रस आदि मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, इसको कुतर कर खा जाते हैं। इससे फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसान को बाजार में पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके साथ नीम की निबोली के पाउडर का 1 ग्राम प्रति लीटर, जैसे अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक सिस्टम का अगर कंडीशन बताई गई है, तो जो नीम की जो फलियां होती हैं नीम की, इनकी फलियों को सुखाकर इनका पाउडर बना लिया जाता है। और पाउडर को क्या है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब, यानी कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर दिया जाता है। और आजकल जैसे है नीम गोल्ड है, नीम का तेल है, निमोलिन है, नीम वृक्ष तैयार जैविक कीटनाशी बाजार में आसानी से उपलब्ध है। यानी आजकल अगर हम जैविक मतलब इंसेक्ट या इन चीज़ों का अगर कंट्रोल करते हैं, तो ये बहुत सारी दवाई हैं, जैसे नीम गोल्ड है, नीम का तेल है, निमोलिन आदि हैं। इस तरीके की दवाओं से हम क्या है जैविक इंसेक्टिसाइड बाजार में अधिक उपलब्ध है। और इसमें देखिए क्या है, जैसे वेजिटेबल में ट्राइकोडर्मा सब्जी में कीटों की रोकथाम के लिए उत्तम पाया जाता है। और ट्राइकोडर्मा एक सूक्ष्म अंड परजीवी है जो तना छेदक, परिच्छेदक, फली छेदक, पत्ती खाने वाले कीट अंडा आक्रमण को इसको रोकता है। और ये टाइकोगार्ड आता है, पोस्ट गार्ड है, इस तरह की कार्ड होते हैं जिस पर लगभग 20,000 परजीवी ट्राइकोग्राम पलते हैं। यह कार्ड कपास, गन्ना, धान, गेहूं, धान जैसी फसलों में लगने वाले भेदक कीटों को नियंत्रित करते खेत में लगाया जाता है। यानी कि इस तरीके से जो हमारे इंसेक्ट और डिजीज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, या किसान मतलब जैविक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उनको कंट्रोल करते हैं। और उससे क्या है कि अधिक मतलब इंसेक्ट और डिजीज का मतलब प्रकोप नहीं हो जाता है। जैसा कि मैंने देखिए बच्चों इसको डिफाइन कर दिया, पेस्ट एंड डिजीज अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसको आप लोगों पढ़िएगा। और दोनों तरीके से मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी में डिफाइन किया है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और थैंक यू। ठीक है, अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ लीजिएगा।